दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडवर्ड एल्बी का एक बहुत ही फेमस प्ले हूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने द एम्परर जोन्स प्ले और द डेथ ऑफ अ सेल्समैन इन दोनों प्लेस को कर किया था एमए फाइनल ईयर की सीरीज में। अगर आप लोगों ने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो देख करके आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। दोस्तों, ये एडवर्ड एल्बी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस इनका प्ले है और जो इस पूरे प्ले की कैटेगरी है वो आती है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। मतलब कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड वो प्लेज या फिर ड्रामास के कैटेगरी होते हैं जिनका कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, बेतुके से और बिना किसी अर्थ के, है ना। केवल लोगों को हंसाने के लिए ऐसे जो प्लेज लिखे जाते थे उनको थिएटर ऑफ एब्सर्ड की कैटेगरी में रखते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेज होते हैं जिनको पढ़ने के बाद में उनका कंप्लीट मीनिंग निकलता हुआ दिखाई पड़ता है और हमें और आपको बहुत सारे मतलब अच्छे भी लगते हैं। बट वहीं पर दूसरी तरफ कुछ एक ऐसे भी प्ले होते हैं जिनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता दिखाई पड़ता, केवल लोगों को बेतुका केवल हंसाने के लिए और बेतुकी बातों का केवल एक तरीके से आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो वही वो जो प्लेज होते हैं वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो सेम वही ये जो प्ले है हूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड ही है। मतलब कि इसमें भी अगर आप जब इस पूरे प्ले को पढ़ेंगे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको इसका कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जैसे बहुत सारे टीवी चैनल्स होते हैं तो उसमें अलग अलग सीरियल्स दिखाए जाते हैं, नाटक प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ते हैं और हम उनको देखते भी हैं। बट कुछ एक ऐसे सीरियल्स होते हैं जो कि बिना किसी अर्थ के होते हैं, केवल लोगों को हंसाने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं टीवी सीरियल्स को थिएटर ऑफ एब्सर्ड वैसे ही जो प्लेज होते थे वो पुराने टाइम में जैसे परफॉर्म किए जाते थे, तो उसी तरीके से कुछ ऐसे भी प्लेज होते थे जो कि केवल लोगों को हंसाने के लिए बनाए जाते थे, जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता था। तो वही सारे जो भी प्लेज होते थे उनको थिएटर ऑफ एब्सर्ड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है इस पूरे प्ले के बारे में पता चल चुका होगा कि ये प्ले एक्चुअल में है क्या, एब्सर्ड है, बेतुका है, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता दिखाई पड़ता है। बट फिर भी इस पूरे प्ले के लिए एडवर्ड एल्बी को पुलित्जर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि इस पूरे प्ले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है, क्योंकि ये जो पूरा प्ले है हूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से टच करता है। इस वजह से पॉलिटिकल टच होने के कारण इस पूरे प्ले को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रही है और इस वजह से ही इस पूरे प्ले को पुलित्जर प्राइज नहीं मिला। बट इस पूरे प्ले को के लिए एडवर्ड एल्बी को पुलित्जर प्राइज के लिए एटलीस्ट नॉमिनेट जरूर किया गया था। ठीक है, तो ये सारे कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों जो पूरा प्ले है उसके टाइटल की। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि हूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। ये अगर इसका हिंदी में मतलब निकालें तो इसका कुछ ऐसा मतलब निकलेगा कि वर्जीनिया वुल्फ को कौन डरता है ना, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है ना कि हूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, मतलब वर्जीनिया वुल्फ से कौन डरता है। यही इसका जो मीनिंग निकल कर के आ रहा है हिंदी में कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है, वर्जीनिया वुल्फ से कौन डरता है। बट ये तो कोई टाइटल का क्या मतलब हुआ, वर्जीनिया वुल्फ और क्या है ये। तो इसका मैं आप लोगों को सीधा सा मतलब बताऊं कि जो टाइटल है हूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये सीधा सा जो एक तरीके का चाइल्ड का सॉन्ग था, बच्चों का एक सॉन्ग था जिसका नाम था हूज अफ्रेड ऑफ बिग बैड वुल्फ, वहां से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्ले का टाइटल है हूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये ओरिजिनल टाइटल नहीं है एक गाने का। ओरिजिनल टाइटल जो है वो है हूज अफ्रेड ऑफ बिग बैड वुल्फ, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ये टाइटल है यहाँ पर दिख भी रहा है, जो भी पूरी समरी है
पूरे प्ले की आपको देखने को मिलेगी और सब कुछ देखने को मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है पूरे प्ले को सही से समझने के लिए। तो जो टाइटल है, द टाइटल हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये जो पूरा टाइटल है ये कहाँ से लिया गया है, ये एक तरीके का री राइटिंग वर्ड है। जैसे कि कभी कोई ऐसा वर्ड होता है जिसको हम लोग फिर से लिख देते हैं या फिर उसको फिर से उपयोग में लेकर के आते हैं, तो जो सेम ये जो पूरा टाइटल का सेंटेंस है हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये ओरिजिनल टाइटल नहीं है एक सॉन्ग का, ये एक तरीके का एक सॉन्ग है, बट ये ओरिजिनल सॉन्ग का टाइटल नहीं है। जो ओरिजिनल सॉन्ग का टाइटल है वो है Who's Afraid of Big Bad Wolf, जो कि एक बच्चों का चाइल्ड का सॉन्ग है, और ये एक तरीके से जोक के फॉर्म में निकल कर के सामने आता है। जोक मतलब कि एक पत्नी होती है जो कि अपने पति को टीज करने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए या फिर उसको हंसाने के लिए बार बार यही जो गाना होता है उसका टाइटल चेंज करके उसको बार बार यही बोलती है, Who's Afraid of Virginia Woolf, Who's Afraid of Virginia Woolf। तो उससे उसका पति जो होता है वो थोड़ा सा टीज हो जाता है, चिढ़ता है। तो इससे इसका सीधा सा मतलब आपको यही समझ में आता है। और यहाँ पर अगर आपको मैं एक और भी चीज़ बताऊं तो कि जो पूरे प्ले में दोस्तों दो हस्बैंड वाइफ का यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट के तौर पर दिखाया गया है, जो कि पूरे प्ले के पूरे स्टोरी के मेन हीरो हीरोइन हैं, जिसमें से एक जो हीरोइन है उसका नाम है मार्था। यहाँ पर आपको मार्था दिख पा रहा होगा, ये मार्था जो है वो पूरे प्ले की हीरोइन है, और इसका पति है जिसका नाम है जॉर्ज। ये पूरे दोनों लोग पूरे प्ले के हीरो हीरोइन हैं और प्रोटैगनिस्ट हैं। यही दोनों मेजर करेक्टर्स में से एक आते हैं। इसके अलावा दो ही माइनर करेक्टर और भी हैं। 4 लोगों का पूरा प्ले है, 4 इसमें पूरे प्ले में आपको केवल 4 करेक्टर देखने को मिलेंगे और एक छोटा सा प्ले है, दैट्स इट। सो उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या है कि इट कम्स एज अ जोक, ये एक तरीके से जोक के फॉर्म में निकल कर के आता है, जो कि मार्थास के फादर्स की पार्टी से, मतलब कि जो मार्था है जो पूरे प्ले की हीरोइन है, वो अपने पिताजी की पार्टी से वापस जब घर में लौट करके आती है तो वो अपने पति को टीज करने के लिए ऐसा जोक के फॉर्म में बार बार यही बोलती है, Who's Afraid of Virginia Woolf, जबकि इसका ओरिजिनल जो टाइटल है वो है Who's Afraid of Big Bad Wolf, जिससे कि उसका पति जो है वो थोड़ा सा टीज हो, चिढ़े। बट यहाँ पर जो जॉर्ज है वो कोई भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो इसको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर आगे की फिलहाल जो भी स्टोरी है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए ये एक तरीके का प्ले है एडवर्ड एल्बी का, जो कि फर्स्ट स्टेज किया गया था अक्टूबर 1962 में। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स ध्यान में रखनी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काइंड्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं कि ये जो फर्स्ट परफॉर्म कब किया गया था, फर्स्ट कब स्टेज किया गया था, या फिर ये इसका जो भी पूरा प्ले है उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है। वो इस तरीके से क्वेश्चन इसके बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर नहीं भी बनते, सब्जेक्टिव अगर आपको लिखना है तो आपको सेम जो है, जो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है अपने आंसर में, सो दैट कि जो भी टीचर है, एग्जामिनर है, वो समझ पाए कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा सही से नॉलेज है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि इट एग्जामाइंस द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मैरिज ऑफ अ मिडिल एज्ड कपल। ये जो दोनों लोग हैं, मार्था एंड जॉर्ज, जो दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों मिडिल एज्ड कपल हैं। आई थिंक कि जो मार्था है उसकी जो भी एज है वो 52 ईयर्स ओल्ड की एक लेडी है, और जो जॉर्ज यहाँ पर जो जॉर्ज है उसकी जो एज है वो 46 है, अराउंड 46 के अराउंड है, ठीक है। तो ये तो बात है इनके एज की, क्योंकि ये दोनों मिडिल एज्ड कपल हैं। जो पूरे प्ले है उसकी थीम अगर की बात करूँ, जो पूरे प्ले की थीम है वो है ट्रुथ, सच्चाई, इल्यूजन, इनएबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हमको ये भी दिखाया जाता है कि जो दोनों हस्बैंड वाइफ है किस तरीके से आपस में लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मतलब कि ये इन दोनों में किया है एक तरीके की इनएबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि आपस में इन लोगों को बात ही नहीं करना आता। इन फ्रंट ऑफ देयर रिलेटिव्स दे फाइट विथ ईच अदर, मतलब कि अपने जो भी एक इन लोगों के सामने जो भी गेस्ट लोग आए होते हैं उनके सामने ही ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं और आपस में एक दूसरे की इंसल्ट करने लगते हैं। सेक्स जो है इस पूरे प्ले की एक मेजर थीम में से एक आती है, क्योंकि जो ये चीज़ दिखाती है कि जो सेक्स है वो ये चीज़ दिखाता है, इस पूरे प्ले का ये थीम दिखाता है कि जो भी ये
कपल हैं वो एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है, और इन दोनों मतलब आपस में जो भी दोनों लोग हैं उन लोगों को एक तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं है एक दूसरे से, तभी ये जो दोनों लोग हैं वो अपने रिलेटिव्स के ही बहुत ही ज़्यादा क्लोज चले जाने लगते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप भी इसमें एक मेजर थीम आती है, और इमेजिनेशन ऑफ डेथ। इवन जो भी पूरा प्ले है उसमें हम अगर बात करें तो जो मार्था है वो एक तरीके से झूठा कहानी रचती या फिर झूठा षड्यंत्र रचती है अपने रिलेटिव्स से, अपने लोग जो रिलेटिव्स होते हैं उसको बोलती है कि हमारे 21 साल का एक लड़का है, बट और जो जॉर्ज है वो इस बात से लेकर के थोड़ा सा गुस्सा होता है, तो वो बाद में ये बोल देता है कि हमारा जो बच्चा है वो मर गया है। ठीक है, तो किस तरीके से जो ये लोग हैं वो किस तरीके से इल्यूजन, मतलब कि किस तरीके से अपने इमेजिनेशन ही कर रहे हैं कि हमारा एक लड़का है और उसको ही मार दे रहे हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो भी हैं, इमेजिनेशन ऑफ दैट, ये इस तरीके से जो भी सारी चीज़ें इसके पूरे प्ले की मेजर थीम्स में से एक आती हैं। अब देखिए पूरे प्ले को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पूरा प्ले है उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार मैं आप लोगों को समरी डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर दोस्तों आप एक ब्लैंक पेज को देख पा रहे हैं, और इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसका आंसर लिखना है। जो पूरे प्ले की समरी उसको हम बाद में देखेंगे। उससे पहले जो पूरा प्ले है उसकी पूरी जो भी स्टोरी है उसको कर लेते हैं, एक बार उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि पूरा जो प्ले है क्या है, पूरी स्टोरी इसकी क्या है। तो ये बात करें अगर हम इस पूरे प्ले की, तो इसमें दोस्तों 3 एक्ट देखने को मिलते हैं। 3 एक्ट्स का ये प्ले है, जिसमें जो एक्ट फर्स्ट है उसकी स्टार्टिंग होती है दोपहर के 2 बजे से। अब जो कर्टेन होता है, जो पर्दा होता है वो खुलता है, जैसे थिएटर्स वगैरह में आप देखते हैं ना, प्लेज वगैरह जैसे परफॉर्म किए जाते हैं, तो वैसे ही कर्टेन जो होता है, पर्दा होता है, वो खुलता है, और कॉलेज पार्टी से 2 कपल्स आते हैं, मतलब 2 लोग आते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, ये लोग आते हैं, और दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त लड़ाई चल रही होती है। दोनों लोग आपस में ही फाइट करते हैं, और इन लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। जो दोनों कपल्स में जो वाइफ है जिसका नाम है मार्था, और जो हस्बैंड है जिसका नाम है जॉर्ज। जो मार्था है वो ऑलमोस्ट 52 ईयर्स ओल्ड की लेडी है एक, और जो जॉर्ज है वो उसकी उम्र होगी अप्रॉक्स 46 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बहुत ही झगड़ा करते हैं, आपस में ही बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, और बातों ही बातों में मतलब कि झगड़ते हुए जो यहाँ पर मार्था है वो एक तरीके का अजीब सा गाना गाती है, Who's afraid of Virginia Woolf? Who's afraid of Virginia Woolf? इस तरीके से गाना नहीं है, ये गाने की हेडलाइन है। तो जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो है Who's afraid of Big Bad Wolf, जो कि एक बच्चों का सॉन्ग है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। उसी को ये तोड़ मरोड़ करके कुछ इस तरीके से बोलती है Who's afraid of Virginia Woolf, केवल अपने पति को, हस्बैंड को टीज करने के लिए। बट जो जॉर्ज है वो कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करता है, वो कोई भी तरीके का रिस्पॉन्ड नहीं देता है, और इसी पे मार्था को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी ये दोनों आपस में लड़ना झगड़ना जारी रखते हैं, और तभी जो डोर बेल होती है वो रिंग होती है। अब जो दरवाजे पे ये लोग जब देखते हैं जाकर के, तो 2 और भी कपल आए होते हैं, जिसमें से वो दोनों भी हस्बैंड वाइफ ही होते हैं। अब एंट्री होती है यहाँ पर निक की और हनी की। जो हनी है वो निक की वाइफ है, और जो निक है वो हनी का हस्बैंड है, मतलब कि ये दोनों लोग भी आपस में हस्बैंड वाइफ ही हैं। अब ये दोनों लोग आते हैं, इन लोगों की भी एंट्री होती है। ये दोनों माइनर कैरेक्टर्स हैं, और जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो हैं जॉर्ज और मार्था। ठीक है, अब ये जो दोनों लोग, चारों लोग आते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पर आते हैं तो चाय वगैरह पूछते हैं, तो इन लोगों के यहाँ पर ब्रांडी या फिर ड्रिंक से स्टार्टिंग करते होंगे किसी तरीके से। तो ये लोग जब आते हैं तो चारों लोग बैठ करके ब्रांडी पीते हैं, और ये जो हनी है जो कि निक की वाइफ है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रांडी पीती चली जाती है, जिससे कि जो जॉर्ज होता है वो उसको घूरता है, और उसको कहीं ना कहीं एक मन में गुस्सा आ रही होती है कि इतनी ज़्यादा वो ब्रांडी क्यों पी रही है। इतनी ज़्यादा ब्रांडी पी लेती है कि उसको वॉमिटिंग आने लगती है, उल्टियाँ आना स्टार्ट हो जाती है। बट उसको जो पूरा घर है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है कि वॉशरूम किधर साइड में है। तो जो मार्था है वो हनी को लेकर के वॉशरूम तक जाती है, और वापस लौटते वक्त हनी को मार्था एक चीज़ बताती है कि हमारे और जॉर्ज का, मतलब मार्था का और जॉर्ज का एक 21 साल का लड़का है जो कि यहाँ पर वो नहीं रहता है। अब हनी जब वापस से दोबारा यहाँ पर ड्राइंग रूम में आती है, जहाँ पर चारों लोग बैठ करके ब्रांडी पी रहे होते हैं, तो वो जॉर्ज से इस चीज़ के बारे में डिस्कस करती है, और वो बोलती है कि
मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के एक 21 साल का लड़का भी है, सन भी है, ठीक है। तो जो पूरा जो जॉर्ज होता है वो इसकी बात को थोड़ा सा वो गुस्सा करता है, वो मार्था के ऊपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको शो करता है कि वो गुस्सा है। अब ये दोनों लोग आपस में इसी चीज़ को लेकर के या किसी और भी टॉपिक को लेकर के जो लड़ना होता है वो अपना कंटिन्यू रखते हैं। ये केयर नहीं करते कि ये अपने रिलेटिव्स के जो भी वहाँ पर उसके जो भी गेस्ट आए होते हैं उसके सामने बैठे हुए हैं, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों आपस में जैसे लड़ रहे थे वैसे ही लड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे की इंसल्ट भी करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी जो मार्था है वो क्या करती है, अब जो मार्था है यहाँ पर जो कि जॉर्ज की वाइफ है, मार्था क्या करती है, जॉर्ज को टीज करने के लिए ये निक के साथ में ये फ्लर्ट करने लगती है। यहाँ पर जो निक के साथ में जो मार्था है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज चली जाती है और जो जॉर्ज है अभी भी चुपचाप बैठा हुआ है, उसको ऐसा वो शो कर रहा है कि उसको कोई भी तरीके का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट जो मार्था है उसको कहीं ना कहीं मन में और भी ज़्यादा उसका जो गुस्सा है वो बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पर एक जो मार्था है वो पूरी स्टोरी सुनाती है कि किस तरीके से उसने अपने पति को जॉर्ज को एक बहुत ही जोरदार का मुक्का दिया था, पंच दिया था अपने ही फादर के सामने। तो वो ये इस चीज़ को बता करके वो इंसल्ट करती है अपनी हस्बैंड की अपने गेस्ट के सामने। तभी जो जॉर्ज होता है वो एकदम से एग्रेसिव होता है और वो वहाँ पर पास में रखी एक कांच की बोतल को वो तोड़ देता है। फिर आगे क्या होता है, जो जॉर्ज होता है उसको भी कहीं ना कहीं मन में गुस्सा ही आ रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो हनी के साथ में फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है सो दैट कि वो अपनी वाइफ को टीज कर सके। इस तरीके से जो एक्ट फर्स्ट है हमारा वो खत्म होता है और जो एक्ट सेकेंड है वो स्टार्ट होता है। सो अब देखते हैं जो एक्ट सेकेंड है उसमें स्टार्टिंग होती है जॉर्ज और निक की बातचीतों से। ये दोनों लोग बैल्कनी में आउटसाइड एक बैठे हुए हैं, दोनों लोग बैठ करके बात कर रहे हैं आपस में। ये दोनों लोग बात कर रहे हैं अपनी वाइफ्स को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। तभी जो निक है वो जॉर्ज को ये बताता है कि उसको हनी के साथ में मतलब जो ज़बरदस्ती से ही शादी करनी पड़ी थी, क्योंकि जो हनी थी उसने झूठी प्रेगनेंसी का बहाना बना दिया था। फिलहाल जो कुछ भी हो अभी वो हनी के साथ शादी करके खुश है, क्योंकि जो हनी है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है और हनी के फादर उसके लिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं। और ये जो जॉर्ज है ये भी निक से काफ़ी ज़्यादा बातें अपनी पत्नी के बारे में बताता है, अपनी वाइफ के बारे में इस तरीके से बात करता है और बातों ही बातों में ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे की इंसल्ट भी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो मार्था होती है वो आ जाती है और जॉर्ज के सामने ही निक के साथ फिर से एक बार फ्लर्ट करती हुई दिखाई पड़ती है। अब जो जॉर्ज है वो तो उठ करके वहाँ से चला जाता है और वो सब कुछ जानता भी है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन जो मार्था है वो क्या करती है, निक के साथ में फ्लर्ट करती रहती है, लगातार फ्लर्ट करती रहती है और जॉर्ज को अगेन ओवर एंड ओवर अगेन इंसर्ट करती रहती है। अब ये दोनों क्या करते हैं, जॉर्ज को और ज़्यादा टीज करने के लिए जो मार्था होती है वो निक को लेकर के अप स्टेयर्स मतलब कि सीढ़ियों से ऊपर किसी दूसरे रूम में भी चली जाती है। अब यहीं पर जो हमारा एक्ट सेकंड होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब जो ख़त्म नहीं होता है, सॉरी, इसमें एक और चीज़ भी बाकी रह जाती है कि जो मार्था है वो निक को लेकर के ऊपर चली जाती है किसी दूसरे रूम में, तो जो जॉर्ज है वो अकेला नीचे बैठा होता है और हनी उसको ज्वाइन करती है। अब यहाँ पर जो जॉर्ज है उसको एक बात हनी के बारे में पता चलती है कि जो हनी है वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, क्योंकि वो प्रेगनेंसी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी के साथ में हमारा जो एक्ट सेकेंड है वो ख़त्म होता है और एक्ट थर्ड की स्टार्टिंग होती है। तो जैसे ही एक्ट थर्ड की स्टार्टिंग होती है वहाँ पर हमको मार्था का सीन दिखाया जाता है जो कि एक खाली कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही होती है और काफ़ी ज़्यादा रिपेंट इस बात पे कर रही होती है कि क्यों हमारे रिलेशनशिप जॉर्ज के साथ में इतने अच्छे नहीं, क्यों जो मार्था का रिलेशनशिप है वो जॉर्ज के साथ में इतना अच्छा नहीं है, क्यों आपस में ये दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में ही लड़ते रहते हैं और क्यों जॉर्ज उसको हमेशा इग्नोर किया करता है। इस तरीके से वो अपने मन में ही सोच रही होती है। तभी जो निक होता है वो आ जाता है और मार्था को ज्वाइन करता है। अब ये दोनों लोग आपस में ही फिर से बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। तभी डोरबेल एकदम से बजती है और जब ये खोलते हैं जा करके तो वहाँ पर दरवाजे पे और कोई नहीं जॉर्ज होता है जिसके हाथ में एक काफ़ी बड़ा सा बुके होता है, मतलब कि फ्लावर्स टाइप का जो गुलदस्ता जिसको बोल लो, तो वो होता है। और जो जॉर्ज होता है वो मार्था को एक चीज़ बताता है
वो उसको एक इंफॉर्मेशन देता है कि जो हमारा 21 साल का लड़का था उसकी डेथ हो चुकी है, वो ये चीज़ बताता है। तो जो मार्था होती है वो पूछती है तुमको ये न्यूज़ ये कहाँ से मिली, कहाँ से तुमको इन्फॉर्मेशन मिली? तो वो ये बताता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम के माध्यम से मिली है। तो जो मार्था होती है वो उससे फिर से पूछती है कि तो टेलीग्राम का क्या हुआ? तो जो जॉर्ज होता है वो ये बताता है कि टेलीग्राम को तो मैं खा गया। अब इस तरीके की यहाँ पर आपको फालतू की बकवास देखने की मिल रही है। तो यहाँ पर जो दोनों लोग हैं, जो जॉर्ज है और जो मार्था है, वो एक बहुत ही जोरदार ठहाके की हंसी लेते हैं और बहुत तेज तेज हा 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 करके इस तरीके से हंसने लगते हैं। और यहाँ पर ही जो निक होता है वो ये चीज़ समझ जाता है कि ये दोनों लोग आपस में बातें कर रहे थे, मतलब कि ये दोनों लोग मुझे केवल एक तरीके से बेवकूफ़ बना रहे थे, इनका कोई भी लड़का नहीं है, कोई भी इनका सन नहीं है और ये लोग केवल ऐसे ही बातें हवा में ही कर रहे थे। तभी जो निक होता है वो थोड़ा सा शर्मिंदा होता है और वो हनी को ज्वाइन करता है और वो वहाँ से चला जाता है, उस चीज़ को, उस प्लेस को लीव कर देता है। ठीक है, तो अभी जो मार्था होती है वो जॉर्ज से बोलती है कि हमको एक नए गेम की स्टार्ट करनी चाहिए। तो जो जॉर्ज होता है वो मार्था से ये बोलता है कि इट्स टाइम टू गेम ओवर, कि ये जो टाइम है वो गेम को ओवर कर देने का समय है और अब हमको गेम को ख़त्म करना चाहिए। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ है जो कि हमको पता चलती है कि ये दोनों एक आपस में एक तरीके का गेम ही खेल रहे होते हैं, एक तरीके के झूठी इमेजिनेशन को लेकर के इन्होंने बेस बनाया और अपने रिलेटिव से, अपने गेस्ट से इन लोगों ने झूठ बोला और ये लोग काफ़ी कस के हंसा भी करते हैं। और यहाँ पर जो निक होता है उसको ये सारी बात पता चल जाती है कि इट वॉज अ काइंड ऑफ ड्रामा और एक गेम। अब ये दोनों, जो निक होता है, जो हनी होते हैं, वो इस चीज़ को, उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं और जो जॉर्ज होता है, वो मार्था होती है, वो कमरे में अकेले बचते हैं और ये लोग आपस में बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं और जो से हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जो जॉर्ज होता है वो क्या करता है एट द लास्ट, मतलब लास्ट में प्ले में क्या करता है, वही गाना गाता है जो स्टार्टिंग में मार्था गा रही होती है, उसी गाने की हेडलाइंस को गाता है, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। तो जो मार्था होती है वो रिप्लाई में हंसती है और ये बताती है आई एम जॉर्ज, आई एम, इस तरीके से बोलती है और जो पूरा प्ले होता है वो खत्म हो जाता है। सो आई होप कि ये जो पूरा प्ले है दोस्तों, जो छोटा सा प्ले है जिसमें आपको कोई भी सेंस नहीं देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम मतलब बेतुका सा लग रहा है कि कोई भी तरीके का कोई भी मीनिंग देखने को ही नहीं मिला। तो फिलहाल इसका एंड हुआ। अभी यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो पूरा प्ले है उसकी समरी यहाँ पर लिखी हुई है। जो समरी है वो पूरी लिखी हुई है कि जो डिस्प्ले, मतलब कि जो ये पूरा प्ले है वो इसके 3 एक्ट्स में बटा हुआ है। जो जॉर्ज है वो एक तरीके का हिस्ट्री का प्रोफेसर है जो कि मार्था के ही कॉलेज में, मार्था के पिताजी जिस कॉलेज में प्रेसिडेंट हैं उसी कॉलेज में जॉर्ज एक छोटा सा एक तरीके से प्रोफेसर है, जो कि जिस बात को लेकर के जो मार्था है उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा उसको घमंड है कि जो मेरा हस्बैंड है वो एक तरीके से छोटा सा वो प्रोफेसर ही है जहाँ पर मेरे पिताजी प्रेसिडेंट है जिस कॉलेज के। तो इस तरीके से जो मार्था है वो हमेशा उसको इंसर्ट किया करती जॉर्ज की कि तुम कुछ नहीं हो। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो रिलेशनशिप है आपस में इन दोनों के कितने ज़्यादा ख़राब हैं। और यहाँ पर जो पूरा प्ले है दोस्तों, आई थिंक कि आपको लोगों को ये जो पूरा प्ले है इसके बारे में ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये पूरा टेक्स्टेड एरिया, इसको रीड करके समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को इतनी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है कि आपको एक बार समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि जब समरी आप लोगों ने सही से पढ़ ली है, सुन ली है, तो अभी आपको सारी चीज़ें क्लियरली और भी समझ में आ जाएंगी। तो ये जो पूरी समरी है दोस्तों, अगर आपको इसका पूरा सबका टेक्स्ट चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर से आपको पूरा जो समरी है वो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही और दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नॉवेल की, द ओल्ड मैन एंड द सी। इस वाली पूरी नॉवेल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मीट यू वेरी सून इन एन अनदर सेशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।